हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज से क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में आज पहला चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपकी कवर करवा देंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें आपको एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और वहाँ आपको बता दिया जाएगा आपको क्या क्या करना है। आपको अपना नाम, सिटी, स्कूल नेम और व्हाट्सएप नंबर सेंड करना होगा उस नंबर पर, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस ग्रुप में आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसको डालें, टाइम मिलते ही हम आपको उसको सॉल्व करके दे देंगे। उसके अलावा आपके जब भी यूटीज होंगे, यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट जो भी आप बोलते हो, तो उस समय जो भी चैप्टर आपके कवर हो चुके होंगे उनसे रिलेटेड चैप्टर्स के हम आपको टेस्ट बना करके देंगे, बाद में उनको सॉल्व भी करेंगे। कंप्लीट मटेरियल उसमें डालते रहेंगे टाइम टू टाइम, आपको काफी बेनिफिट होगा और विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इससे पहले कि हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाने, इसमें तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो शॉर्ट में हम जानते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, तो जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए दो बातें आपको ध्यान में पड़ेंगी। एक होते हैं रिसोर्सेज और दूसरी होती है वांट्स। रिसोर्सेज होते हैं वो साधन या वो माध्यम जिनसे आप अपनी वांट्स यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज जो होते हैं ये होते हैं स्केयर्स। स्केयर्स का मतलब सीमित, कम मात्रा में होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। और दूसरे इनमें करेक्टरिस्टिक होती है कि ये होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले। इनके यूजेस जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिव होते हैं, यानी कि कई तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक खेत है ना 10 बीघे का, तो आप उसमें गेहूं, चावल, चना, गन्ना कुछ भी बो सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने क्या बोना है। तो ये ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। और वांट्स का मतलब आपकी इच्छाएं। वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये होती है अनलिमिटेड। तो ये दो चीजें आप जान लें पहले कि रिसोर्सेस स्केर्स होते हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और वांट्स होती है अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से इन स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इसलिए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक्स को कि इट इज ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ वेयर human beings try to satisfy their wants and try to gain maximum satisfaction by using scarce resources। यानी कि जो रिसोर्सेज कम है, सीमित है, उनको यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहते हैं ह्यूमन बीइंग। तो सब इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज जिनमें आप रिसोर्सेज जो है बताया गया ना स्केर्स है, इनको ऑब्टेन करने की, इनको अर्न करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो पैसा वगैरह कमाते हैं ना, जो एक्टिविटीज आप मनी अर्न करने के लिए करते हैं या रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट है व्हाट इज कंजप्शन। देखिए, जो गुड्स होती है ना, उनको हम यूज क्यों करते हैं, उनको हम क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी वैल्यू होती है। तो गुड्स की यूटिलिटी वैल्यू को यूज करना, जो गुड्स में यूटिलिटीज होती है उन यूटिलिटीज को यूज करना ही कंजप्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी तो आपने खाना खा लिया। आप मार्केट में हैं, आपको प्यास लगी, आपने बोतल खरीदी पानी की, पानी पिला तो आपकी प्यास शांत हो गई। तो इस तरह से कंजप्शन होता है कि आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती है। तो गुड्स का जो वैल्यू होता है उनको यूज करके आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, अपनी वांट्स को कंप्लीट सेटिस्फाई करते हैं। हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कोई पर्सन भी हो सकता है और कंज्यूमर कोई बिजनेस हाउस भी हो सकता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उनको यूजफुल बनाया जाता है, यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वुड है, तो जो रॉ वुड है ना, इसकी वैल्यू कुछ खास नहीं होगी
आप इसको बहुत कम प्राइस पर बेच पाएंगे, क्योंकि क्या यूज होगा, ज्यादातर कोई जलाने के लिए लेगा इसको। और आजकल ज्यादातर लोग जलाते भी नहीं है, क्योंकि सब कुकिंग गैस का यूज करते हैं ज्यादातर लोग। तो वुड को अगर आप ऐसे ही बेच देंगे रॉ मटेरियल, तो ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो क्या करेंगे इसको, अगर आप फर्नीचर में चेंज कर देते हैं तो फिर ये वैल्यूएबल बन जाएगा। आपने इसकी यूटिलिटी क्रिएट कर दी, आपने इसके चेयर्स बना दी, तो ये बैठने के काम आएंगी। आपने इसकी टेबल्स बना दी, वो आपके काम आएंगे। बेड बना लिए, वो आपके काम आएंगे। तो फिर वो यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, जिससे कि वो यूजफुल बन जाए, उनकी कोई किसी काम में वो आ सके कंज्यूमर। आता है हु इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर कोई पर्सन भी हो सकता है, प्रोड्यूसर कोई बिजनेस हाउस भी हो सकता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज में यूटिलिटी क्रिएट करता है, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है फिनिश गुड्स में, और उनको सेल करता है मनी अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या है? देखिए, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पहले जानेंगे, जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा, व्हाट इज सेविंग। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेविंग। सेविंग क्या है? सेविंग होता है अनकंज्यूम्ड पार्ट ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का वो पार्ट जो आपने कंज्यूम नहीं किया। मान लीजिए आपने 100 रुपये अर्न किए और 70 रुपीज खर्च कर दिए, तो 30 रुपए आपने खर्च नहीं किए ना, यही आपकी सेविंग है। इसको सेविंग बोलते हैं। तो अनकंज्यूम पार्ट ऑफ इनकम या इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया, उसको सेविंग बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन करने को इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस लगा रहे हैं, उसमें आपने 10 लाख रुपीज पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दी, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इस कैपिटल लगाने पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप इस 1 लाख के प्रॉफिट को मेंटेन रखना चाहते हैं कि मैं आगे भी इतना कमाती रहूं, तो आपको ये 10 लाख रुपए लगा के रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैंने बढ़ाना है अपनी इनकम को, 1.5 लाख करना है, 2 लाख करना है, तो आपको फिर और भी इसमें प्लस करना पड़ेगा कैपिटल। मान लीजिए 5 लाख और ऐड कर दी, तब आपकी 1.6 लाख प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आप जो है इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन्वेस्टमेंट। जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट होता है। स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी होती है किसी चीज का कम होना। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्केर्स होते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्केर्स होते हैं, उनकी सप्लाई जो होती है वो कम होती है उनकी डिमांड से। यानी स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर लेस इन कंपैरिजन टू देयर डिमांड। जितनी उनकी डिमांड होती है, रिसोर्सेज उससे कम होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केर्सिटी। फिर आता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, अभी हमने पढ़ा रिसोर्सेज, पर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स होता है रिसोर्सेज, तो हमने क्या पढ़ा? रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, ठीक है। और केवल स्केर्स नहीं होते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो ये दो चीजें, इससे स्केर्स भी है और ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो हमें इस तरह से इनको यूज करना पड़ता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज की हो गई? चॉइस की हो गई, कि आप उसको अच्छे तरह से चूज करने की किस आपने उसको यूज में लेना है, जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों है चॉइस की प्रॉब्लम? क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस है, स्केर्स में रिसोर्सेज कम है और ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 बीघे का आपके पास एक फार्म है, आप उसमें 5 टाइप्स की जो है फसल बो सकते हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा ना कि मैं कौन सी फसल बोऊं। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपको चूज करना है कौन सी बोऊं जो जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे पाए। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 अलग अलग कंपोनेंट्स है डिस्टिंक्ट कंपोनेंट इकोनॉमिक्स में: कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कंजप्शन समझते हैं क्या होता है। तो कंजप्शन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज में जो यूटिलिटी वैल्यूज होती है, उनको कंज्यूम करना अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, और रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड है, उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो हमें उनको इस तरह से यूज करना है कि जिस चीज को हम यूज करें उसकी यूटिलिटी वैल्यू को यूज करें, और हमारी वांट जो है सेटिस्फाई हो जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको मिल जाए। ये कंजप्शन है। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को यूज करना अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया शॉर्ट में, कि रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना फिनिश गुड्स में और उनमें यूटिलिटी क्रिएट करना। अब ये यूटिलिटी क्रिएट होती है, एक तो होती है फॉर्म यूटिलिटी।
जो मैंने आपको बताया कि वुड को ट्रांसफॉर्म कर देंगे फर्नीचर में तो फॉर्म यूटिलिटी बन जाएगी। वो वुड के रूप में ज्यादा यूजफुल नहीं थी, वैल्यू नहीं थी ज्यादा, लेकिन जब आप उसको फर्नीचर में चेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। दूसरी होती है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी होती है कि जगह चेंज करके यूटिलिटी बनना। देखिए जैसे रिवर है ना, नदी, तो रिवर के अंदर होती है सैंड, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, रिवर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन जब उसको बाहर निकालोगे और जहां पर आपके मकान वगैरह बन रहा है वहां अगर आप उसको पहुंचा देते हो तो वहां पर उसकी जो है वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, वहां उसको अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये होती है फॉर प्लेस यूटिलिटी, जगह चेंज करके। ठीक है, जैसे जमीन के नीचे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप निकाल के उसको बाहर ले आओगे तब वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जब हम जीडीपी जो होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, जब हम देश की सीमाओं के अंदर निर्माण करते हैं तो हम चार चीजों का उपयोग करते हैं, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योर। तो इनकी मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, और जीडीपी उसको बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको जब मार्केट में बेचते हैं तो हमको पैसा मिलता है, मनी मिलता है। तो उस पैसे को हमने रॉ मटेरियल की कीमत लेस करके जो बचेगा उसको इन सभी फैक्टर्स में बांटना है। तो क्या देंगे, लैंड लॉर्ड को देंगे हम रेंट, लेबरर्स को देंगे हम वेजेस, कैपिटल को देंगे हम इंटरेस्ट, और ऑन्टरप्रेन्योर को देंगे प्रॉफिट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, आपको जो बेच करके पैसा मिला जीडीपी का, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पहले समझनी जरूरी थी, इकोनॉमिक्स की। अब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स को एक सिंगल स्टेप फंक्शन या सिंगल स्टेप नहीं है, उसको डिफाइन करना तो पांच चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, दैट इज इन सिंगुलर सेंस एंड इन प्लूरल सेंस। पांच चीज आती है स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा। स्टैटिस्टिक्स में कोई क्वालिटेटिव फैक्ट्स नहीं जाता, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को इसमें यूज करना होता है। तो उसके लिए आपको डेटा को पहले कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना यानी कि एक पैटर्न में आपको उनको अरेंज करना पड़ेगा, फिर प्रेजेंटेशन यानी उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो देखने वाला बंदा उसको समझ में आ जाए क्या दिखाया जा रहा है आपको, जैसे टेबल ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं आप। उसके बाद एनालिसिस यानी कि उनको पढ़ करके आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। और बाद में इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये सब चीज आती है, और सिंगुलर प्लूरल दो सेंस में इसको पढ़ा जाता है। तो आइए डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला है स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन या प्लूरल सेंस, इसको दो तरह से बोलते हैं, एक ही चीज है। तो प्लूरल नाउन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लूरल नाउन स्टैटिस्टिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन इन नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर। देखिए ध्यान रखना, न्यूमेरिकल डेटा, इसमें केवल न्यूमेरिकल डेटा ही कंसीडर होगा। इसमें ये नहीं होगा कि आप कोई क्वालिटेटिव फैक्ट नहीं है कि राम बहुत इंटेलिजेंट है, मोहन बहुत वेल्दी है, ऐसा नहीं। न्यूमेरिकल डेटा, और वो भी प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर, किसी के साथ कंपैरिजन होना चाहिए या फिर एग्रीगेट होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। सिंगल फिगर स्टैंडिंग अलोन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। देखिए एग्जांपल के लिए, डेटा ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डेटा कि हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। डेटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग हमारे कंट्री में एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें न्यूमेरिकल, इट इज नोट वर्दी दैट एनी न्यूमेरिकल डेटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, केवल एग्रीगेट्स होंगे या एवरेजेस होंगे या इन कंपैरिजन टू वन अनदर होंगे तभी होंगे। जैसे मंथली इनकम ऑफ मोहन इज 20,000, ये आपकी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं मंथली इनकम ऑफ मोहन, मंथली एवरेज मंथली इनकम ऑफ मोहन एंड इज कलीग इज 18,000 पर एनम पर मंथ, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। मेरी जेब में 1,000 रुपया है, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन मेरे पास 1,000 रुपया है और मेरे फ्रेंड के पास 800 रुपीज है, तो कंपेरिजन क्या, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन नाउन बोलते हैं इसको, कि जब न्यूमेरिकल डेटा एक दूसरे के कंपैरिजन में रखा जाता है तो उसको स्टैटिस्टिक बोला जाता है। देखिए फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें क्या फीचर्स या क्या करेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स के इन प्लूरल सेंस। तो सबसे पहले है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि इसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स रहते हैं, सिंगल फिगर नहीं ली जाती। जैसे आपको लेना होगा टोटल, कोई भी चीज होगी ना टोटल, जैसे टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
पूरे देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, या हमारे देश में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। इस तरह से आप लेंगे ना कोई भी, तो वो जो है स्टैटिस्टिक्स बनेगी प्लूरल सेंस में, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। आप सिंगल फिगर नहीं ले सकते। एक आप एक इंडस्ट्री लें कि उस इंडस्ट्री में, तो ये नहीं होगी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होगी पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप निकालते हैं, एक परिवार में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आप पूरी कंट्री में मालूम करें कितने अनएम्प्लॉयड यूथ है। नेशनल इनकम, एक परिवार की इनकम नहीं, एक बंदे की इनकम नहीं, नेशनल इनकम आप ले लें। तो ये सब जो है स्टैटिस्टिक्स होंगे जिसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। देखिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। इसमें आप कोई क्वालिटी बता करके बताना चाहे तो नहीं, जैसे राम बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, ये आपका जो है स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ। लेकिन आप कहते हैं कि राम 95% मार्क्स लाया, तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो इंटेलिजेंट है। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के स्ट्रीम में, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि हाँ साइंस में 200 है, ह्यूमैनिटीज में 250 और कॉमर्स में 300 है, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। देखिए आपने अलग अलग बता दिया, कंपेयर भी हो गया किसमें कम किसमें ज्यादा है, तो ये स्टैटिस्टिक्स होगी। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। देखिए जो स्टैटिस्टिक्स होती है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस अफेक्ट होती है, सिंगल फिगर से नहीं होती। जैसे आप देखिए कि कोई फसल अगर उगाते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। जैसे आपके अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए, है ना। उसके अलावा आपके पास मैन्यूरिंग होनी चाहिए, अच्छी अच्छी मैन्यूर हो। उसके अलावा सनशाइन होनी चाहिए, रेनफॉल होनी चाहिए, वीडिंग पर्निंग, बहुत सारी चीजें हैं। आप कहें कि बस मैंने अच्छा बीज बो दिया तो अच्छी फसल हो गई, खराब बीज बोया तो खराब फसल होगी, ये तो नहीं चलेगा। इसका मतलब तो हुआ कि अगर आप केवल उसी एक फैक्टर को विड्रॉ कर लेंगे तो आपकी आउटकम बेकार हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स में जो आउटकम होती है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है, किसी एक सिंगल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होती। रीजनेबल एक्यूरेसी, जो रिजल्ट ड्रॉ करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से, वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, रीजनेबली एक्यूरेट होते हैं। देखिए जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, दो चीजें लेते हैं, बोलते हैं ओपिनियन पोल और एक होता है एग्जिट पोल। ये दो चीज होती है। ओपिनियन पोल होता है कि जब इलेक्शन से पहले ही लोगों के ओपिनियन जाने जाते हैं कि आप बीजेपी कांग्रेस या किसको वोट देंगे, तो उसके हिसाब से हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपिनियन पोल। और दूसरा होता है एग्जिट पोल, के जब बंदा वोट दे करके बाहर आ जाता है तो उससे पूछा जाता है आपने किसको वोट दिया, उसको बोलते हैं एग्जिट पोल। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि काफी हद तक ये एक्यूरेट होते हैं। अगर बता दिया कि मान लिया 300 सीट सपोज किसी पार्टी को बताया गया, तो ±10 तो वो खुद ही कर देते हैं कि 290 310 हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा जो वेरिएशन है कम ही होता है, कभी कभी हो भी जाता है लेकिन बहुत कम होता है। तो रीजनेबली एक्यूरेट होता है। तो जो रिजल्ट हम निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ये काफी एक्यूरेट होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या जो आपका साइज ऑफ सैंपल है, ये काफी सफिशियंट लार्ज होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए एक दो इलाकों से पूछ करके ही अपना डिसीजन दे रहे हैं तो वो नहीं चल पाएगा। तो काफी अच्छा खासा आपको सैंपल साइज लेना पड़ेगा, अच्छी तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। देखिए एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस किया जाता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पास 1,000 रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास 800 रुपए हैं, तो ये आपका हो गया स्टैटिस्टिक। मेरे पास 1,000 है, मेरे दोस्त के पास ये 800 रुपए हैं। तो लेकिन अगर मैं ये कह लूँ कि मेरे पास 1,000 रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास 10 अमरूद है, तो ये तो नहीं होगा ना। आपको होमोजीनियस डेटा देना पड़ेगा। आपको जो मेरे पास है वही मेरे दोस्त का है, तब कंपेयर होगा। या तो मेरे पास भी अमरूद हो या उसके पास भी रुपए हो, तो तब कंपेयर। तो एक दूसरे से रिलेशन में तो होने चाहिए, लेकिन होमोजीनिटी ऑफ डेटा कंपल्सरी। प्री डिटर्मिन पर्पस का मतलब है कि जब आप स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट करें तो आपका एक प्री डिटर्मिन पर्पस होना चाहिए, आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए जो पहले से डिसाइडेड हो। आप वैसे ही कोई डेटा कलेक्ट करेंगे विदाउट एनी पर्पस, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। जैसे आप मान लीजिए फार्मर्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे इलाके में कितने फार्मर्स हैं, उनकी इनकम कितनी है, उनका कितने, उनके पास कितना बीघा लैंड है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि बिजली कितनी मिलती है उनको, है नहीं है, पानी की इरिगेशन की क्या, ये सब आप मालूम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही रैंडम बेसिस पर, तो ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव है, अपने प्री डिटर्मिन पर्पस है कि हम इनको गवर्नमेंट से इंसेंटिव दिलवाएंगे, गवर्नमेंट से हेल्प दिलवाएंगे, तो फिर ये स्टेटिस्टिक्स होती है। तो प्री डिटर्मिन पर्पस होना जरूरी है।
नेक्स्ट है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। इन्यूमरेटेड का मतलब होता है कि फील्ड ऑफ इंक्वायरी में जाकर के एक एक जो यूनिट है उसके बारे में खुद मालूम कर लेना, और एस्टिमेटेड होता है अनुमान लगा लेना। ठीक है, जब तो छोटी फील्ड ऑफ इंक्वायरी है तो आप इन्यूमरेट कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम करना है कि आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स प्लस मैथ वाले, यानी कि कॉमर्स भी है उनके पास और मैथ भी है। तो ये आपको मालूम करना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कॉमर्स के स्टूडेंट ही पहले लिमिटेड होंगे, मान लीजिए 2 सेक्शन है और 50 + 60 110 स्टूडेंट है केवल पूरे कॉमर्स में आपके स्कूल में। और उसमें से भी मैथ प्लस कॉमर्स वाले मान लीजिए 40 स्टूडेंट है, तो आप उनको इन्यूमरेट कर लो, गिन लो जाकर के कौन कौन है। तो इस तरह से छोटी फील्ड ऑफ इंक्वायरी तो इन्यूमरेट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड होता है कि जहां पर बहुत बड़ी आपका यूनिवर्स है और ज्यादा ही लंबा चौड़ा एरिया, तो वहां पर एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप अनुमान लगाइए। जैसे आप एग्जिट पोल ले रहे हैं, तो अब जो जो लोग वोट देके बाहर आएंगे सबसे तो नहीं पूछ सकते आप, तो आप क्या करेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे और उनके बेसिस पे डिसीजन लेंगे, उसको एस्टिमेशन बोलते हैं। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर का मतलब है कि जब आप कलेक्शन करें तो उसका एक एक पैटर्न बनाए और उसके एक सिस्टमेटिक वे में आप कलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ कर दिया। मान लीजिए आप एक स्कूल है जहां पर 2000 स्टूडेंट्स हैं और उसमें आप मालूम करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, कितने मार्क्स है, तो आपने रेंडमली एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सबसे पूछते हैं कि कितने 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 मार्क्स है, लिखते हैं। तो ये तो कोई आपका, इससे तो डिस्कस निकलना ही नहीं, कोई कंक्लूजन ही ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें, पहले क्लास बनाए, क्लास 1 2 3 से करके 12 तक के अपने क्लास बनाए। फिर आप स्ट्रीम्स बनाए 9 10 से 11 कि कॉमर्स साइंस ह्यूमैनिटीज इस तरह से स्ट्रीम बना बनेगा, तो तब कुछ कंक्लूजन बनेगा। तो एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको उसको जो है कलेक्ट करना होता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस में। देखिए आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नोन, या सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं ये हमको जानना है। तो इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू, देखिए सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, प्लूरल में आपने समझ लिया कि कंपैरिजन ऑफ डेटा होती है, या एग्रीगेट्स होना चाहिए या एवरेजेस होना चाहिए। अब सिंगुलर सेंस में क्या है, इसमें ये एक प्रोसेस है 5 स्टेप्स का, जिसमें आपको डेटा को पहले कलेक्ट करना है, फिर आपको उसको क्लासीफाई करना है, फिर प्रेजेंटिंग, उसको प्रेजेंट करना है अच्छे तरीके से, फिर एनालाइज करना है, उसको समझना है, अपने स्टडी करनी है उसकी, और फिर इंटरप्रेटिंग, यानी कि आपको रिजल्ट्स ड्रॉ करने हैं इससे। तो ये 5 प्रोसेस, इसमें 5 स्टेप लगते हैं, पूरा प्रोसेस होता है सिंगुलर सेंस में। तो ये क्या है, देखिए थोड़ा सा पहले इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। तो इनका मतलब यह है कि सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करें। देखिए स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल फिगर्स में डील करती है, तो आप पहले डेटा को कलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी बुक शॉप है, ठीक है, आप दुकान करते हैं बुक की, जिसमें आप स्टूडेंट्स के लिए बुक लाते हैं, क्लास 9 10 11 और 12 के लिए, और इनको आप ला करके बेचते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कलेक्ट करना है, पहले बुक्स को कलेक्ट करिए, फिर क्लासीफाई करना, मतलब उनको अरेंज करिए। जैसे 9th की एक साथ अलग रखें, आप ला करके आप अगर एक ही जगह पर उनको अ, रख देंगे एक ही कमरे में, मान लीजिए आपने ढेर लगा के रख दिया, सब मिक्स कर दी 9 10 11 12 और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो फिर तो अगर आप कोई स्टूडेंट आता है कि मुझे बुक चाहिए 9th की 10th की, तो आप कहोगे छांट लो, तो वो तो नहीं बनेगी बात ना, बिकेगी नहीं आपको। तो फिर क्या करेंगे, आप उसको क्लासीफाई करेंगे, 9th की अलग, 10th की अलग, 11th की अलग, 12th की अलग। इसमें भी जो 11 12 जहाँ से स्ट्रीम्स बनती हैं, तो यहाँ से आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस अलग अलग करेंगे, ऐसे ही इसमें करेंगे आप 3 पार्ट में, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस। तो इस तरह से जब आप इसको करेंगे तो उसको क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना डेटा। फिर प्रेजेंटिंग, ऐसा करने के बाद उनको आप प्रेजेंट करेंगे और उनके शोरूम शोकेस वगैरह बनाएंगे और उनमें उनको रख देंगे। जैसे एक सेक्शन हो गया 9th का, इधर 10th का हो गया, 11th का, 12th का हो गया, फिर 11 12 में आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस के बना देंगे। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन, जिससे कि देखने वाला बंदा समझ पाए कि कौन सी बुक कहाँ पर है, मैं कहाँ से ढूंढूं। तब आप कह सकते हैं कि ठीक है, आप 12th वाले कॉमर्स सेक्शन में जाइए और वहां पर आप देखिए, तो 12th में मान लीजिए आप कॉमर्स वाले, तो 12th में आप कॉमर्स वाले सेक्शन में गए, फिर वहां पर आप अपनी बुक छांट सकते हैं। फिर एनालिसिस का मतलब है कि आपको स्टडी करना है, आपको देखना है कि कॉमर्स में आपको कौन सी आपको साइंस, अकाउंट की चाहिए, बिजनेस की चाहिए,
या आपको इंग्लिश की चाहिए, इकोनॉमिक्स की चाहिए, वो बुक आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करना, रिजल्ट ड्रॉ करना, कि फिर आप बाद में डिसाइड करेंगे कि मुझे तो अभी ये वाले बिजनेस की बुक लेनी है या फिर मुझे अभी इकोनॉमिक्स की बुक लेनी है, आप डिसाइड करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनको अभी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये सिंगुलर सेंस में है, तो प्रोसेस होता है 5 स्टेप्स का। तो क्या होते हैं स्टेप्स, क्या इनकी मीनिंग है, आपको हमने शॉर्ट बता दिया। देखिए, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, 5 स्टेप्स हैं, तो 5 ही स्टेजेस होती है: कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये 5 स्टेजेस हैं। और स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं कि इन पांचों स्टेजेस में जो डेटा वगैरह है, आप इसको, इसके लिए टूल्स कौन से यूज करेंगे, कौन से मेथड्स या टेक्निक्स यूज करेंगे इनके लिए। आप कलेक्शन के लिए क्या मेथड यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेंगे, ये सब होते हैं टूल्स। तो स्टैटिस्टिकल टूल रेफर्स टू द मेथड एंड टेक्निक यूज टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आप कौन से मेथड या कौन से टेक्निक को यूज करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज या फिर इंटरप्रेट करने के लिए। तो देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। स्टेज 1, सबसे पहली स्टेज किस चीज की होती है, कलेक्शन। डेटा आप यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन। तो कलेक्शन करना है अपने डेटा का, तो इसके लिए ये पहली स्टेज है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसके लिए टूल्स क्या यूज करेंगे आप। तो टूल्स क्या होते हैं, दो टूल होते हैं, एक होता है सेंसस और दूसरा होता है सैम्पलिंग। तो ये दो टूल आपको यूज करने होंगे, सेंसस या सैम्पलिंग। अब ये डिपेंड करता है फील्ड ऑफ इंक्वायरी पर। अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी छोटी है और बहुत एक्यूरेट डेटा आपको चाहिए, तो फिर आप सेंसस यूज कर सकते हैं। और अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी बड़ी है और बहुत ज्यादा फेयर एक्यूरेसी नहीं, एवरेज एक्यूरेसी चल जाएगी, तो आप सैम्पलिंग को ले सकते हैं। वैसे सैम्पलिंग में भी रीजनेबल एक्यूरेसी आती है, लेकिन डेटा ज्यादा फील्ड, बड़ी फील्ड ऑफ इंक्वायरी हो तो सैम्पलिंग यूज कर लीजिए, छोटे में सेंसर। नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेज, जिसमें आप करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कौन से मेथड्स यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनाइज में आप क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करना या अरेंज करना उनके किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। आप इसके लिए एरे ऑफ डेटा यूज करते हैं, या आप इसके लिए टैली मार्क्स लगाते हैं। इस तरह से आप इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए, एरे ऑफ डेटा और टेली मार्क्स का क्या होता है। एरे ऑफ डेटा होता है कि जैसे मान लीजिए आप क्लास में किसी चीज को छोटे से बड़े की तरफ रखते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से। जैसे आप क्लास में जब आप जाते हैं, स्कूल में जब आप जाते हैं, तो आपकी असेंबली होती है, तो सबसे आगे छोटे बच्चे को रखते हैं, फिर उसके लंबे रखते हैं, फिर उससे लंबे। अगर उल्टा करते हैं, सबसे आगे ये हो जाए, तो फिर पीछे वाले को तो कुछ दिखेगा नहीं, कोई सेंस नहीं बन जाएगी। तो इस तरह से आप एरे ऑफ डेटा लगाते हैं कि पहले छोटी वैल्यू वाला, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू वाला। तो छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे की तरफ जो आप तो उस सिचुएशन में ठीक लगता है उससे आप कर सकते हैं। ये एरे ऑफ डेटा होता है। अरेंज करना डेटा को स्मॉलर टू लार्जर या फिर लार्जर टू स्मॉलर। और दूसरा होता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स लगता है ज्यादातर स्पोर्ट इवेंट पे, जहाँ पर ऑनगोइंग रिजल्ट होता है, वहां पर इसको यूज किया जाता है टैली मार्क्स को। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो बैट्समैन रन बना रहा है, तो जैसे 1 रन लिया 1, 2 रन लिया तो 2 ऐसे लगा दिया, 3, 4 हो गया, उसके बाद 5 रन है तो ऐसे काट दिया, तो ये 5 रन हो गया। ऐसे मान लीजिए 5 बॉक्स है, तो आपने कहा 50 रन बनाए थे, और 6 बॉक्स है और +2 आ गए, तो आप समझ जाएंगे 62। तो इस तरह से आप इसको ऑन गोइंग रिजल्ट में या स्पोर्ट्स इवेंट पे यूज करते हैं टैली मार्क्स को। तो ये टूल्स होते हैं ऑर्गेनाइज करने के। ठीक है, थर्ड जो आपका आएगा वो आएगा प्रेजेंटेशन। अब इनको आपने प्रेजेंट करना है डेटा को अच्छी तरह से, जिससे देखने वाला उसको देख करके समझ जाए और उससे कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ कर पाए, एनालाइज कर पाए, पढ़ पाए, उसको समझ में आ जाए। यानी कि इस तरह से डेटा को प्रेजेंट करना है कि सामने वाले को समझ में आए, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। और इसमें आप ग्राफ्स यूज करते हैं, ठीक है, आप इसमें टेबल्स यूज करते हैं, आप इसमें डायग्राम्स यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है डायग्राम। जैसे देखिए, क्रिकेट मैच है, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखा होगा रन होंगे, जैसे 2, 4, 6 करके ऐसे बना दिया, यहाँ पर ओवर्स होंगे, तो इसको वर्म्स बोलते हैं। ऐसे मान लो दिखा दे, एक टीम का ऐसे जा रहा है और दूसरी टीम ने अभी गेम शुरू किया, उसका ऐसे कुछ इस तरह से, तो आप समझ जाएंगे कि भाई अभी फिलहाल ये वाली टीम जो अभी बैटिंग कर रही है वो थोड़ा रन रेट में या इससे ऊपर चल रही है, तो आप देख करके एकदम आइडिया लगा लेते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन डेटा कि आप देखें और समझ जाएं
स्थिति को गैस कर लें कि क्या चल रहा है। तो ये स्टेज 3 होती है, प्रेजेंटेशन में ग्राफ, टेबल, डायग्राम वगैरह बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है एनालिसिस। एनालिसिस में आप क्या करते हैं, एनालिसिस मतलब पढ़ना और समझना चीजों को। तो इसके लिए टूल्स क्या होंगे, इसके लिए टूल्स होंगे एवरेजेस। एवरेजेस आप यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए आप एवरेजेस हो गया। उसके अलावा आपका मीडियन हो गया, इस तरह की चीजें, आप कोरिलेशन हो गया, ये चीजें इसके लिए यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, कि आप देखते हैं एवरेजेस के एवरेज मालूम करते हैं, एवरेज के थ्रू एनालाइज करते हैं, मीडियन के थ्रू एनालाइज करते हैं, कोरिलेशन के थ्रू, इन चीजों के थ्रू आप इनको एनालाइज कर देते हैं। तो आपको पता चलता है इसका। और फिर लास्ट होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन होता है कि आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जो आपने इतना काम ऊपर किया उसके बेसिस पर आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, आपका अपना निष्कर्ष देना है, आपको पता लगा लेना है कि क्या रिजल्ट रहा, क्या आप उससे निष्कर्ष निकालते हैं, क्या रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए टूल्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेजेस, जो एवरेजेस है उनके मैग्नीट्यूड। जैसे अभी आपने एवरेज देखी भाई, सबके एवरेज देखी आपने भाई, ये एवरेज आप एनालाइज कर रहे हैं किसी क्लास में, स्टूडेंट थे बहुत सारे कॉमर्स में, उनके आप एनालाइज कर रहे हैं क्या इंटेलिजेंस है, कितने बच्चे तेज हैं क्या, तो आप एवरेजेस देख रहे हैं। ये तो एनालाइज कर रहे हैं एवरेज देख के। इंटरप्रेट कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज। आपने देखा भाई 95 प्लस वाले जो है वो 6 स्टूडेंट है, तो आपने कहा भाई 6 स्टूडेंट तो वेरी इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। और 90% वाले, एग्जैक्ट 90 वाले 5 हैं, ये आप कहेंगे इंटेलिजेंट है। 80 to 90, ये मान लीजिए आपके 6 स्टूडेंट, तो आप कहेंगे ये ठीक है, एवरेज है। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेजेस, कोरिलेशन को लेकर के फिर आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये स्टेजेस हैं और उनको टूल्स है, उसके मेथड्स है, टेक्निक्स है, जिनके थ्रू आप वो सब चीजें कलेक्शन वगैरह करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो ये देखिए आपका स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट हो गया। अब इसका एक और वीडियो हम डालेंगे जिसमें आपका पार्ट 2 होगा और कंप्लीट आपका चैप्टर हो जाएगा। इस तरह से आप इनको देखते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नंबर दिया गया है, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देख सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। और पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं।